हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज सबसे पहले आप लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज प्राचीन भारतीय इतिहास के संगम काल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी राजा कौन था? आपका ऑप्शन है करिकाल, पुहार, कांतन, सेबियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करिकाल। तो चोल राजाओं में करिकाल सबसे महत्वपूर्ण शासक था। करिकाल का काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का अर्थ है पांव जला व्यक्ति। प्रारंभ में करिकाल को पदच्युत करके कैद कर लिया गया था। पत्तों पातों में उसके पुनः गद्दी प्राप्त करने का वर्णन है। शिल्पादिकारम नामक ग्रंथ में करिकाल द्वारा हिमालय तक भारत विजय की चर्चा है। करिकाल ने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। करिकाल ने श्रीलंका की भी विजय प्राप्त की। करिकाल ने पुहार या कावेरी पट्टनम की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। इसका निर्माण 12,000 गुलामों से कराया गया, जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। यह नगर व्यापार और वाणिज्य का बड़ा केंद्र था। करिकाल ने अपने राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि तथा व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। जंगली भूमि को साफ करवाकर कृषि योग्य भूमि बनवाया था तथा सिंचाई के लिए तालाब निर्मित करवाया था। करिकाल ने पत्तिन पालय के रचयिता रुद्रन कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। शिल्पादिकारम में करिकाल की एक पुत्री आदिमंदी के विषय में सूचना मिलती है। चलिए अगला सवाल है, पदितु पत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? आपका ऑप्शन है चेर, चोल, पांड्य, तोंडय, मान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेर। इसमें 8 चेर शासकों के शौर्य का वर्णन है। तो पदितु पत्तु में 8 चेर शासकों के शौर्य का वर्णन है। इस संग्रह से स्त्रियों तथा सैनिकों के श्रृंगार एवं मृतकों के संस्कार विधि का ज्ञान मिलता है। अगला सवाल है, निम्न राजवंशों में से किस राजवंश का वर्णन संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता? तो आपका ऑप्शन है कदंब, चेर, चोल, पांड्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कदंब। तो संगम साहित्य से जो जानकारी मिलता है चोल, चेर और पांड्य राजवंश की, लेकिन कदंब की राजवंश की कोई जानकारी संगम साहित्य से प्राप्त नहीं होता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? आपका ऑप्शन है कावेरी, पेरियार, ताम्रपर्णी, वैगई। आपका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। तो कावेरी नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तर पुहार स्थित था। प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था कावेरी नदी के मुहाने पर। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व कौन करता था? तो दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व कौन करता था? आपका ऑप्शन है कवि अकादमी, नाट्य लेखक, मूर्तिकार श्रेणी, उपन्यासकार समूह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवि अकादमी। तो दक्षिण भारत में संगम का प्रतिनिधित्व करता था कवि अकादमी। अगला सवाल है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन था? आपका ऑप्शन है कंबन, ओटकुट्टन, तिरुवल्लुवर, पुगलेनिद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवल्लुवर।
तो दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था तिरुवल्लुवर। कुरल में तिरुवल्लुवर तथा उसकी पत्नी अब्बई की अनेक कहानियाँ मिलती है। तिरुवल्लुवर ने अपने ग्रंथ की रचना श्रीलंका के नृपति इलल, जो इनका मित्र था अथवा उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया था। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग में की गई है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ तथा काम का उल्लेख किया गया है। इसमें राजनीति एवं कला का भी वर्णन मिलता है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। तो कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। अगला सवाल है, तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ कहाँ स्थित थी? आपका ऑप्शन है कांची में, गंगैकोंड चोलपुरम में, तंजौर में, मदुरै में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदुरै में। तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थित थे मदुरै में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था? आपका ऑप्शन है अरिकमेड्डू, उरायूर, कोरकै, अलंगुलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलंगुलम। तो अलंगुलम जो बंदरगाह था वो संगम युग का नहीं था। पांड्यों के बंदरगाह सालियूर तथा कोरकै थे। कोरकै को पेरिप्लस में कौलची भी कहा गया है। यह समुद्री मोतियों के लिए विख्यात था। चोलों के बंदरगाह पुहार, अरिकमेड्डू तथा उरायूर थे। उरायूर कपास के लिए विख्यात था। अगला सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है पेरिप्लस, टालेमी, प्लिनी, अज्ञात है। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एक अन्नाम ग्रीक नाविक द्वारा कोई नाम नहीं है रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में विभिन्न बंदरगाहों की सूचना मिलती है। तो संगम काल का इस पुस्तक में मेनली रूप से संगम काल के बंदरगाहों की सूचना मिलती है। इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि यह एक ग्रीक नाविक था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक का जो लेखक थे उनके नाम की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि एक ग्रीक नाविक थे। अगला सवाल है, संगम काल में निम्नलिखित में से कौन पश्चिम तट के पतन थे? आपका ऑप्शन है पुहार, मुसरी, तोंडी, कोडुमनम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुसरी, कोंडुमनम और तोरी। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में नौरा, तोंडी, मुसरी और नेलसिंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? आपका ऑप्शन है कमारा, पोडुका, सोपात्मा, कौलची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौलची। पांड्यों के बंदरगाह कोरकी को पेरिप्लस में कौलची कहा गया है। यह समुद्री मोतियों के लिए विख्यात था। यहाँ से अपराधियों द्वारा मोती निकाले जाने और उन्हें मदुरा के बाजार में बेचे जाने का उल्लेख पेरिप्लस एवं प्लिनी दोनों ने किया है। अगला सवाल है, संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी क्या है? आपका ऑप्शन है एक पक्षीय प्रेम, अनुचित प्रेम, तमिल महाकाव्य की नायिका, व्यापारियों का समूह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल महाकाव्य की नायिका। तो संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी है तमिल महाकाव्य की नायिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल महाकाव्य की नायिका। शिल्पादिकारम के लेखक जो हैं इलांगो आदिगल हैं। इसका नायक कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कन्नगी एक व्यापारी की कन्या है।
इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है, जिसके नायक जो कोवलन बाद में माधवी नामक वेश्या से प्रेम करने लगता है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद कोवलन को पांड्य शासक नेदुंजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। इस महाकाव्य में कोवलन तथा कन्नगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। चलिए, तो अगला सवाल है, संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि क्या है? आपका ऑप्शन है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संगम युग का जो क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। अगला सवाल है, तोल्काप्पियम कैसा ग्रंथ था? आपका ऑप्शन है धर्म ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, छंद ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तोल्काप्पियम व्याकरण ग्रंथ था। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके लेखक तोल्काप्पियर हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। अगला सवाल है, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से सौम्य रखते हैं? आपका ऑप्शन है शिव, बलराम, स्कंद, कृष्ण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंद। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन जो हैं वो स्कंद देवता से सौम्य रखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कंद। दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रह्मण्यम था। मुरुगन का दूसरा नाम बेलन है। मुरुगन की उपासना में बेलनाडन नामक नृत्य किया जाता था। उत्तर भारत की स्कंद कार्तिकेय से इसका तादात्म्य स्थापित किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशीय है? आपका ऑप्शन है सेनगुटवन, इदजन, जोरियल, करिकाल, नेथदल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेनगुटवन। तो सेनगुटवन जो था वो चेरवंशीय राजा था। सेनगुटवन जो था वो चेरवंशीय राजा था। चेरवंश का सबसे प्रतापी शासक था चेनगुटवन, जिसका गुणगान कवि परनर ने भी किया है। इस शासक को लाल या भला चेर कहा जाता था। इसने अधिराज की उपाधि धारण की थी तथा चेर राज में पत्नी पूजा प्रारंभ की थी सेनगुटवन ने। तो पत्नी पूजा प्रारंभ करने वाला शासक सेनगुटवन था। अगला सवाल है, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की क्या संज्ञा थी? आपका ऑप्शन है पालय, मरुदम, मुल्लय, नेथदल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरुदल। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को मरुदम कहा जाता था। यह उपजाऊ कृषि भूभाग था। यहाँ धान, बज्जी, कज्जी, कुटलय आदि पैदा होती थी। अगला सवाल है, प्राचीन पत्तन एवं उसके स्थिति यानी सी पोर्ट और उसका स्थिति के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले है अरिकमेड्डू। तो अरिकमेड्डू जो था वो चोलों के बंदरगाह था। अरिकमेड्डू चोलों के बंदरगाह था। नेलसिंड पश्चिमी तट का बंदरगाह था। मुसलिया कोकन के बंदरगाह नहीं था और कोल्ची पांड्य देश का बंदरगाह था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी, कोल्ची जो था पांड्य देश का बंदरगाह था। अगला सवाल है, प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है तिरुवल्लुवर ने, परशुराम ने, मामूलनार ने, अगस्त ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त ने। तो प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी अगस्त ने। तो प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी अगस्त ने।
तो अगस्त ने अक्टय नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्यूज जो टाइमिंग है पहले मॉर्निंग में था, अब ऑनलाइन क्यूज का जो टाइमिंग है वो शाम को 7:45 कर दिया गया है। इसके लिए आपको मेरे ग्रुप के साथ साथ जूम ऐप्स को ज्वाइन करना होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? यानी वंश दिया है और उसका प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो सेनगुटवन चेर वंश का प्रसिद्ध शासक थे। फिर है करिकाल चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेंदू जेलियन पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था और सिमुक सातवाहन वंश का प्रतापी शासक था। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे? आपका ऑप्शन है तोलकाप्यम एवं तिरुकुरल, अहनानरू एवं पुरुनानरू, पदित्रपत्तु एवं मदुरै कांची, शिल्पादिकारम एवं मणिमेखलय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिल्पादिकारम एवं मणिमेखलय। तो प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे शिल्पादिकारम एवं मणिमेखलय। तो शिल्पादिकारम के जो लेखक हैं इलांगो आदिगल, इसका लेखक जैन माना जाता है। इसका नायक कोवलन एक व्यवसायी तथा नायिका कन्नगी एक व्यापारी की कन्या है। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है। यानी शिल्पादिकारम का जो कथा है कावेरी पट्टनम से संबंधित है, जिसमें नायक कोवलन बाद में माधवी नामक बेश्या से प्रेम करने लगता है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद कोवलन को पांड्य शासक नेंदुजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। कन्नगी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध कर देने के बाद पांड्य शासक नेंदुजेलियन की आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात कन्नगी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदुरा को जला डाला था तथा चेर राज्य में चली गई थी। वहीं पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इस महाकाव्य में कोवलन तथा कन्नगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। यानी शिल्पादिकारम नामक महाकाव्य में कोवलन तथा कन्नगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। मणिमेखलय का जो लेखक हैं सत्यनार हैं। मणिमेखलय को बौद्ध पुस्तक माना जाता है। इसकी कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ शिल्पादिकारम की कथा समाप्त होती है। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखलय है, जो कोवलन की माधवी से उत्पन्न पुत्री है। मणिमेखलय को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पूर्वकालीन तमिल साहित्य में उल्लिखित पथकर है? आपका ऑप्शन है पडुपोरुल, इडुपोरुल, उलगु, उरुपोरुल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उलगु। तो तमिल साहित्य में उल्लिखित पथकर जो है उलगु है। पथकर और सीमा शुल्क को उलगु या सुंगम कहा जाता था। अगला सवाल है, संगम साहित्य में उल्लिखित शब्द नडुकल क्या था? आपका ऑप्शन है बेलिर राजा से संबंधित था, स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था, नाडुओं पर एक कर था, भारत रोम व्यापार में एक निर्यात की वस्तु थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाडुकल जो था स्मरण प्रस्तर के अर्थ में प्रयुक्त होता था। अगला सवाल है, संगम काल में रोम और तमिलनाडु के बीच सघन वाणिज्य संबंध थे। अनेक वस्तुओं का रोम को निर्यात होता था। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु निर्यात में शामिल नहीं था? आपका ऑप्शन है मसाला, बैदुर्ज, हाथी दांत, शराब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शराब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शराब। तो संगम काल में तमिलनाडु का सबसे यूरोप के साथ
सबसे उन्नत व्यापार रोम के साथ था और रोम को निर्यात होता था क्या क्या चीज़। तो इसके रोम का जो निर्यात होता था मसाला, बैदुर्ज, हाथी दांत, लेकिन शराब का निर्यात नहीं होता था। निर्यातित वस्तुओं में गरम मसाला, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, रेशमी वस्त्र, मोती, बैदुर्ज, तोता, बंदर प्रमुख था, लेकिन शराब के निर्यात की कहीं चर्चा नहीं है। अगला सवाल है, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? आपका ऑप्शन है पतिनपालय, तिरुमुरुंगारुम पडै, मदुरै कांची, तोलकाप्यम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तोलकाप्यम। तो तमिल संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तोलकाप्यम। तोलकाप्यम द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके लेखक तोलकाप्यर हैं। तोलकाप्यम एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के नियमावली भी तोलकाप्यम ग्रंथ में है। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, तो ग्रंथ दिया है और इसके लेखक कौन है ये दिया है। तो तिरुकुरल तिरुकुरल जो हैं इसके लेखक जो हैं तिरुवल्लुवर हैं। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो आडिगल हैं। इसे जैन माना जाता है। मणिमेखलाई के लेखक जो हैं वो सत्तनार हैं। तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेखलाई को। तोलकाप्यम के लेखक हैं तोलकाप्यर। तोलकाप्यम का लेखक हैं तोलकाप्यर और तोलकाप्यम जो है एक व्याकरण ग्रंथ है। तोलकाप्यम एक व्याकरण ग्रंथ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दिया है राजा और किस वंश का था ये मिलान करना है। तो सबसे पहला है उडियन जेरल, ये चेल नरेश थे, बिल्कुल सही है। नेंडोजेलियन पांड्य नरेश थे, बिल्कुल सही है। नेंडोजेलियन सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। सेनगनान चोल नरेश था। सेनगनान चोल नरेश था। तो पारी जो था वो पल्लव नरेश नहीं था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 27 का डी। अगला सवाल है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? आपका ऑप्शन है पेरुंदेवनार, कंबन, सुंदरमूर्ति, भारवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरुंदेवनार। तो महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे पेरुंदेवनार। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी संगम साहित्य का जो काल है किसने क्या काल रखा है ये मिलाना है। तो एस बैपुरी पिल्लई के अनुसार संगम साहित्य का प्रस्तावित जो काल था वो 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। के ए नीलकंठ शास्त्री के अनुसार संगम साहित्य का जो काल था 1 ईसा पूर्व से 300 ईसा ईस्वी तक। बी आर रामचंद्र दीक्षितार का जो संगम साहित्य का काल था 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। एन सुब्रमण्यम के अनुसार संगम साहित्य के काल को माना गया 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा ईस्वी तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए। अगला सवाल है, तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं, आपका ऑप्शन है प्रेम संबंधी है, राजाओं की प्रशंसा में है, प्रकृति की प्रशंसा में है, भगवान शिव की प्रशंसा में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम संबंधी है। तो तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं प्रेम संबंधी है। अगला सवाल है,
आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। मेरे दोस्त, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी बिहार दरोगा में अक्सर देखने को आपको मिल जाएगा। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो संगम काल में खाद्य उत्पादन, तो संगम काल में सबसे पहले कुरुचि किसे कहा जाता था? तो आखेट एवं खाद्य संस्करण को कुरुचि कहा जाता था। तो आखेट एवं खाद्य संस्करण को कुरुचि कहा जाता था। मुलई पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन को मुलई क्षेत्र भूमि का ये प्रकार दिया है। मतलब मुलई जो था वो पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन का क्षेत्र था। कुरुचि आखेट एवं खाद्य संग्रहण का क्षेत्र था। मरुदम खाद्य उत्पादन एवं भंडारण का क्षेत्र था। और नेथल जो था मत्स्य ग्रहण एवं संग्रहण का क्षेत्र था। समुद्रवर्ती क्षेत्र था नेथल। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। संगम युग में कन्यगी पूजा का प्रचलन था। तो कन्यगी आराध्य देवी किसकी थी? आपका ऑप्शन है पराक्रम की, सतीत्व की, विद्वता का और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतीत्व की। तो कन्यगी आराध्य देवी थी सतीत्व की। अगला सवाल है, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? आपका ऑप्शन है शिल्पादिकारम, मणिमेखलय, जीवकचिंतामणि, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिमेखलय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिमेखलय। तो संगम युग का मणिमेखलय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था। मणिमेखलय के जो रचयिता हैं सतनार थे। मणिमेखलय को बौद्ध पुस्तक माना जाता है। मणिमेखलय की कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ शिल्पादिकारम की कथा समाप्त होती है। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखलय हैं जो कोवलन की माधवी से उत्पन्न पुत्री है। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद इसकी नायिका मणिमेखलय बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। मणिमेखलय को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। आपका मणिमेखलय को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन संगम युग का लोकप्रिय देवता नहीं था? आपका ऑप्शन है मुरुगन, इंद्र, विष्णु, गणेश। तो आपका राइट आंसर है गणेश। तो संगम युग का लोकप्रिय देवता था मुरुगन, विष्णु, इंद्र। तो लोकप्रिय देवता कौन नहीं थे? गणेश। अगला सवाल है, संगम युग में प्रचलित नहीं था कटहल, हल्दी, काले मिर्च, गेहूँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। तो संगम युग में प्रचलित था कटहल, काले मिर्च, हल्दी, लेकिन गेहूं का प्रचलन नहीं था। अगला सवाल है, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा गया। आपका ऑप्शन है हिंद यवन, यवन, पहलव, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यवन। तो तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को कहा गया यवन। आपका अगला सवाल है, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उदयपुर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? आपका ऑप्शन है एलंत जेती चेन्नी, करिकाल, एलारा, नेडियोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करिकाल। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उदयपुर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है करिकाल को। करिकाल चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। करिकाल का काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का अर्थ है पौंज जला व्यक्ति। प्रारंभ में करिकाल को पदच्युत करके कैद कर लिया गया था। पत्तू पातू में उसके पुनः गद्दी प्राप्त करने का वर्णन है। शिल्पादिकारम नामक ग्रंथ में करिकाल द्वारा हिमालय तक भारत विजय की चर्चा है। करिकाल ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की थी। करिकाल ने पुहार या कावेरी पट्टनम की स्थापना की और अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित की। करिकाल ने
अपने राज्य की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि तथा व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था। तो करिकाल ने पत्तिन पालय के रचयिता रुद्रन कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। अगला सवाल है, संगम युगीन किस शासक द्वारा पत्तिन पालय के रचयिता रुद्रन कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई? तो आपका ऑप्शन है करिकाल, सेनगनान, पेरुनर किल्ली, राजेंद्र प्रथम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करिकाल। तो करिकाल द्वारा पत्नी पल्लय के रचयिता रुद्र कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई। अगला सवाल है, संगम जोगिन चोल राज्य में रासु यज्ञ संपादित किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है एल्लारा द्वारा, नेडियोन द्वारा, पेरुनर किल्ली द्वारा, करिकाल द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरुनल किल्ली द्वारा। यह अत्यंत पराक्रमी चोल शासक था। चोल राजाओं में इसी ने राजसूय जैसे महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। किसने? पेरुनर किल्ली ने। अगला सवाल है, संगम जोगिन चोल शासकों का धर्म क्या था? आपका ऑप्शन है शैव, जैन, बौद्ध, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैव। अगला सवाल है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? आपका ऑप्शन है एल्लारा, सेनगुटवन, सेनगनान, पेरुनर किल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्लारा। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक था एल्लारा। ईसा पूर्व 2री सदी के मध्य में यह शासक गद्दी पर बैठा। यह चोल राज्य का पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। अगला सवाल है, संगम जोगिन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाया? आपका ऑप्शन है नेडियोन, नेंदुजेलियन, नकीरर, नल्लीबक्कोडन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेडियोन। तो पांड्य वंश का यह प्रथम शासक था। नेडियोन का अर्थ होता है लंबे कद वाला। नेडियोन में पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया गया। तो पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया गया तथा समुद्र की पूजा इसने प्रारंभ करवाई। किसने? नेडियोन ने। तो मेरे दोस्त, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।